Hello and welcome to our channel, and today we are going to deal with a very important topic that is I think going on in this time, RCEP। आई थिंक RCEP बहुत ही हाईलाइटेड इशू है। मैं पिछले आई थिंक 3 से 4 दिनों में देख रहा हूँ डेली न्यूज़पेपर में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और अभी पिछले साल भी जैसा कि इंडिया RCEP को साइन नहीं किया और इससे अपने आप को मूव आउट कर लिया, तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि RCEP क्या है, उसके बाद RCEP को इंडिया ने ज्वाइन क्यों नहीं किया, व्हाट आर द चैलेंजेस, इंडिया को क्या डर लग रहा है, क्यों RCEP को भारत ज्वाइन नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, तो ये 3 चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए देखते हैं सबसे पहले कि पहले तो आप जान लीजिए कि RCEP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो RCEP का मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और ये होता क्या है, RCEP है क्या? तो RCEP इज अ काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या है? मुक्त व्यापार समझौता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? FTA क्या होता है? FTA का मतलब है कि जब 2 कंट्रीज आपस में 2 या 2 से अधिक कंट्रीज आपस में क्या करती हैं, व्यापार करती हैं, तो उनके बीच आयात होने वाले और निर्यात होने वाले जो भी वस्तुएं हैं, जो भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उस पर अगर कोई भी गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी ना लगाए या बहुत ही कम लगाए तो उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। मतलब समझौता किया जाता है मुफ्त व्यापार करने के लिए, मुफ्त में व्यापार करने के लिए, मतलब वो कस्टम ड्यूटी से फ्री हो, उस पर कोई भी गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी इम्पोज ना करे। सपोज अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई गुड भारत में आता है तो गवर्नमेंट, अगर भारत की गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन की हुई है तो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए सामान पर भारत किसी प्रकार का, या आप कह सकते हैं बहुत ही कम कस्टम ड्यूटी इम्पोज करता है, और जिससे वो क्या होता है, उस बाहर का वो सामान होगा इंडिया में बहुत ही सस्ते दामों में बिकेगा। तो ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब बहुत ही कंट्रीज में आपस में व्यापार में जो कस्टम ड्यूटी होगी बहुत ही कम इम्पोज करेंगी कंट्रीज एक दूसरे के प्रोडक्ट पर। ठीक है, सो ये क्या है? RCEP इज अ काइंड ऑफ FTA। RCEP एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है। किसके किसके बीच में? तो 10 आसियान कंट्रीज आपने पढ़ रखा होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें आप 10 कंट्रीज आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, कंबोडिया एंड म्यांमार। और किसके साथ? 5 एशिया पैसिफिक स्टेट्स के साथ। इनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड। तो इनके बीच में क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसी को हम क्या कहते हैं? RCEP। तो RCEP इज ए काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 10 आसियान कंट्रीज एंड 5 एशिया पैसिफिक स्टेट्स। उसके बाद RCEP अगर हम पूरे कंट्रीज को मिला ले, ऐसे हम जानते हैं इंडिया का नाम आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इंडिया ने, मैंने बताया जैसा कि अभी पिछले ही साल RCEP से मूव आउट हो गया है। उसके नेगोशिएशंस में डेफिनेटली इंडिया था, लेकिन RCEP को ज्वाइन नहीं किया है। तो क्यों ज्वाइन नहीं किया, क्या प्रॉब्लम्स थी भी अभी हम उसको देखेंगे यहाँ पर, लेकिन अभी पहले RCEP को समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है। उसके बाद अगर पूरी कंट्रीज को कंबाइंडली देखें तो कंबाइंड रूप से जो RCEP है, RCEP जो ब्लॉक है, एक मेगा ब्लॉक हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत काफ़ी बड़ा, काफ़ी सारी कंट्रीज जिसमें मेंबर कंट्रीज हैं, तो हम इसको मेगा ब्लॉक, काफ़ी बड़ा ब्लॉक बोल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो RCEP अकाउंट फॉर 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो पूरी कंट्रीज को कंबाइंडली देखते हैं तो इसमें RCEP में पूरे विश्व की RCEP की 30% जनसंख्या अकेले यहाँ की है, RCEP की है। तो RCEP पूरे ब्लॉक को कंबाइंडली बता रहा है कि उसकी जनसंख्या कितनी है, ये 30% जनसंख्या
अकाउंट करता है अकेले, और 30% पूरे आरसीईपी की ग्लोबल जीडीपी भी है। पूरे 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी कंट्रीज आरसीईपी की जो टोटल पूरे कंट्रीज की जीडीपी है वो 30% अकाउंट करती है पूरे वर्ल्ड की। अगली बात ये क्या है, तो ये जैसे मैंने बताया कि आरसीईपी में क्या होगा, आने वाले 15 से 20 वर्षों में कंट्रीज 90% तक एलिमिनेट अबाउट 90% ऑफ टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स। तो जो भी कंट्री अपने कोई भी सामान इम्पोर्ट करेगी एक दूसरे से, तो आने वाले समय पर सब आने वाले 15 से 20 वर्षों तक, आने वाले 15 से 20 वर्षों के समय में सारी कंट्रीज 90% तक कस्टम ड्यूटी जो चार्ज लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको रिड्यूस करने या ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और ये आरसीईपी कवर करता है ट्रेड किसमें, तो आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट में, एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगी एफडीआई के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, इकोनॉमिक टेक्निकल कोऑपरेशन में, आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल प्रौद्योगिकी सहायता भी कर सकती है एक दूसरी कंट्री। तो ये रही बात आरसीईपी की। सो आरसीईपी इज ए काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन आसियान कंट्रीज एंड एशिया पैसिफिक कंट्रीज, and RCEP alone accounts 30% of the global population and 30% of the global GDP, and it attempts to eliminate 90% of 90% of custom duties, 90% of tariffs on imports in a time to come. And I think it covers trade in investment, intellectual property, economic and technical cooperation. Next is what are the challenges for India? इंडिया क्यों इसको साइन नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत आ रही है, इंडिया किससे डर रहा है? जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है ह्यूज ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ये शब्द आप पकड़िएगा। ट्रेड डेफिसिट क्या है? ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विथ आरसीईपी। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है, आप जानते होंगे, एक होता है एक्सपोर्ट, जब कोई कंट्री अपने देश से सामान दूसरे देश में भेजती है उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, निर्यात। और एक होता है इंपोर्ट, जिसका मतलब होता है आयात। तो दूसरे कंट्री से सामान को अपने देश में मंगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। तो अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं, अपने देश से सामान दूसरे देश में कम भेज पा रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटे की स्थिति। व्यापार में घाटे की स्थिति मतलब हम अपने यहाँ का सामान दूसरे देश में कम भेज पा रहे हैं और उस दूसरे देश का सामान अपने देश में ज़्यादा मात्रा में ला पा रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट जो है वो कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट। तो इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है आरसीईपी कंट्रीज के साथ, लगभग आप देखेंगे $83 बिलियन। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर इंडिया ज्वाइन कर लेगा तो ट्रेड डेफिसिट पहले से ही बिना ज्वाइन किए इतनी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। अगर ज्वाइन करेगा तो आप जानते हैं, जैसा मैंने बताया कि अगर दूसरे कंट्री से क्या होगा, आरसीईपी ज्वाइन करने के बाद दूसरी कंट्रीज से जो भी प्रोडक्ट आएगा, दूसरे कंट्री का मतलब इन सारी कंट्रीज से जो भी प्रोडक्ट आएगा उस पर हमको क्या करना है, बहुत ही कम टैरिफ इम्पोज करना है। और ऐसा करने से क्या हो सकता है, ऐसा करने से हमारी ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगी और ज़्यादा, तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विद आरसेप। नेक्स्ट इज कंट्रोवर्सी ओवर बेस ईयर। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा बोला जा रहा है कि जो बेस ईयर होना चाहिए, कि हम जैसे 15 से 20 साल आने वाले 15 से 20 सालों में हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करना चाहेंगे 90% ऑफ टैरिफ ऑन इम्पोर्ट। और जो आरसेप कंट्रीज हैं वो चाहती हैं
कि इसका जो बेस ईयर होना चाहिए वो 2030 होना चाहिए, जबकि इंडिया कह रहा है कि नहीं, इसका जो बेस ईयर होना चाहिए वो 2019 होना चाहिए, क्योंकि 2013 से लेकर के 2019 तक भारत ने बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी बढ़ाई हुई है। अगर 2013 हो जाएगा तो भारत का नुकसान हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण तो बेस ईयर को लेकर के भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। उसके बाद और सारे प्रॉब्लम्स, चाइनीज थ्रेट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो चाइना का है। चाइनीज थ्रेट क्यों है? क्योंकि चाइना के साथ बिना हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए ही बिना उसके साथ ट्रेड डेफिसिट में है, और लगभग $60 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो पहले से ही। और अगर कहीं ऐसा हो गया तो हम लोग जानते हैं चाइना पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जाना जाता है, और अगर कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग ज्वाइन कर लिए तो क्या होगा, बहुत सारे जो सामान होंगे चाइना के वो हमारे भारत में डंप होंगे, इंडिया में डंप होंगे, जिससे जो इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, उनको क्या होगा, वो क्या होंगे, वो डिस्करेज हो जाएंगे, वो उनका आत्मविश्वास चला जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से भी भारत ज्वाइन नहीं कर रहा है। अगला थ्रेट टू एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने बताया ही, अगर न्यूजीलैंड में काफ़ी अच्छा डेयरी प्रोडक्ट, वहाँ पर दूध के मामले में काफ़ी अच्छा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड काम करता है, और अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो वहाँ से जो डेयरी प्रोडक्ट हमारे देश में आएगा, हम उस पर कोई भी FTA के तहत कोई भी टैक्स या कस्टम ड्यूटी इम्पोज नहीं करेंगे, और जिसके जरिए वो भारत में बहुत सस्ते दामों पर बिकने लगेगा। और क्योंकि भारत में इतना ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, और हैं भी तो बहुत ही उच्च गुणवत्ता के नहीं हैं, बहुत ही कम गुणवत्ता के, बहुत ही लो क्वालिटी के हैं, जिसके कारण जो भारतीय मैन्युफैक्चरर हैं, भारतीय निर्माणकर्ता हैं, वो क्या होंगे, प्रॉब्लम में आएंगे। ये भी प्रॉब्लम है। रेसेट क्लॉज, इससे रेसेट क्लॉज क्या है, तो रेसेट क्लॉज इसमें ये कहता है कि अगर कोई भी कंट्री एक बार जितना भी टैक्स इम्पोज की है, या बहुत जितना भी टैक्स कम की है, जितना भी कस्टम ड्यूटी उसने कम किया है, उसके बाद उसको अलाउ नहीं किया जाएगा उसको बढ़ाने के लिए। रेसेट क्लॉज के अनुसार जितना भी कोई भी कंट्री टैक्स को, कस्टम ड्यूटी को कम की है, अब उसको अलाउ नहीं किया जाएगा RCEP ज्वाइन करने के बाद कि वो बढ़ा पाए। जबकि और इंडिया तो कहता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरी कंट्री में बहुत ज़्यादा सामान किसी दूसरे देश से आएगा, मेरी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, मेरी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, तब तो मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसा RCEP सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या कर सकें, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा सकें और उसको थोड़ा नियंत्रित कर सकें, जो बाहर से गुड्स आ रहा है भारत में। देन डेटा लोकलाइजेशन का मतलब, अगर हम यहाँ पर RCEP ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली एक डेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा हम जानते हैं रिसेंटली चाइना के कई सारे ऐप्स इंडियन गवर्नमेंट क्या कर दिया, बैन कर दिए। क्यों? केवल इसी के कारण, क्योंकि बहुत सारा डेटा क्या करता था, चाइनीज़ के जो ऐप होते थे वो क्या करते थे, बहुत सारा डेटा यहाँ से ले जाते थे, और उसको काफ़ी गलत तरीके से यूज कर सकते हैं ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, डेटा लोकलाइजेशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद आप देखेंगे बैड परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस FTAs। इंडिया ने ऐसा नहीं है कि आज तक कभी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया है किसी कंट्री के साथ। डेफिनेटली इंडिया ने जापान, कोरिया जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्वाइन किया है, साइन किया है, लेकिन ये उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 के अनुसार डेफिनेटली इंडिया ने FTA साइन किया है, और FTA से बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, जैसे कि हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ा है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बढ़ा है, ट्रेड डाइवर्सिफाई हुआ है हमारा, कई सारे गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, FDI बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, काफ़ी फर्क पड़ा है। लेकिन कह रहे हैं इससे हुआ क्या है, इससे जो ट्रेड डेफिसिट है, इम्पोर्ट क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है, और एक्सपोर्ट कम हुआ है, जिससे ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी वजह से भारत की जो परफॉर्मेंस रही है कि
पिछले जो FTA साइन की बहुत अच्छी नहीं रही हैं, इस वजह से भी भारत डर है। आप कोई भी काम करते हो और अगर काम करने जा रहे हो वही काम प्रीवियस आप पहले कर चुके हो और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, तब वो काम करने से आप क्या करते हैं, एक बार अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारे क्या थे, चैलेंजेज हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं विद रिगार्ड टू RCEP। वाई इंडिया ना ज्वाइन नहीं कर रहा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं अगर इंडिया ज्वाइन करता है। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल द हिंदू में आया था कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए। तो ज्वाइन क्यों करना चाहिए, तो सबसे बड़ी चीज़ है ग्रेटर रीजनल इंटीग्रेशन। हम जानते हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं। इंडिया ना तो एपेक का पार्ट है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और ना तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का पार्ट है, जो कि USA के द्वारा, इसमें USA हेड था, जिसमें आप जानते हैं कनाडा, मैक्सिको, पेरू, अमेरिका, ये सब कंट्रीज़ क्या हैं, मेंबर्स हैं, और एपेक का भी पार्ट नहीं है। तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, इंडिया को ग्रेटर रीजनल इंटीग्रेशन, हमको आसपास के कंट्रीज़ के साथ क्या होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, सो दैट हम क्या कर सकें, इकोनॉमिकली, टेक्निकली हम डेवलप कर सकें, हम डेवलप हो सकें। अभी तो डेवलप कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि बाहर से FDI आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मे बी फॉरेन कंट्रीज हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, रोजगार भी पैदा करें, और साथ ही साथ उन फॉरेन कंट्रीज जो भी टेक्नोलॉजी भारत में लाएंगी उससे भी हमको सीखने को मिलेगा। तो ये सारे क्या हैं, काफ़ी फ़ायदे हैं। उसके बाद अगर हम जुड़ेंगे इन 10 कंट्रीज़ के साथ, जो सारे कंट्रीज़ का सेम लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं। लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का मतलब कि जिनकी टेररिज्म प्रॉब्लम है, हमारे ही कंट्रीज़ में भी प्रॉब्लम है, अगर हम उनसे जुड़ते हैं तो हमारा उनका जो टारगेट होगा वो एक होगा, और जब 2 लोग मिल जाएंगे तो लड़ने में और सहायता मिलेगा। क्लाइमेट चेंज आप जानते हैं बिग इशू है। ब्लैक मनी, ग्लोबल वैल्यू चेन से हमको जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ऑथर के अकॉर्डिंग ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम क्या कर सकें, उस पर कुछ फ़ायदा कर सकें। उसके बाद FTA जिन सर्विसेज में हम जानते हैं कि हमारा जो सर्विस वाला एरिया है, हम जानते हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया हो जाए, उसके बाद आप देखते हैं एग्रीकल्चर एरिया हो जाए, सर्विस तो सबसे बढ़िया प्रदर्शन जो कर रहा है इसमें वो सर्विस एरिया है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि इस समय भारत के GDP में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो वो सर्विस का है। तो सर्विस में अगर FTA इंडिया साइन करता है तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद आप जानते हैं इससे इन्वेस्टमेंट, हमने बताया कि इसको ज्वाइन करने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फॉरेन कंट्रीज हमारे देश में आएंगी, और क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, FDI आएगा, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जिससे देश और ज़्यादा डेवलप कर सकता है। उसके बाद हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारा ट्रेड डाइवर्सिफाई होगा, हम और सारे गुड्स क्या कर सकेंगे, एक दूसरे देश को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। डेफिनेटली बताइएगा कैसा लगा टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड डोंट and thank you, all the best.